दोस्तों, जब हम पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म यानी कि उपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद को पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों टर्म के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। और ये स्वाभाविक भी है, और क्यों ना हो, क्योंकि दोनों के जड़ में कहीं ना कहीं अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है, दोनों के जड़ में एक्सप्लॉयटेशन है, दोनों के जड़ में एक कंट्री का दूसरे के ऊपर डोमिनेंस है और एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये समझना कि दोनों समान हैं, दोनों टर्म इक्वल ही है या फिर इंटरचेंजेबली यूज़ होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दोनों टर्म है, कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म, या ये कहें कि उपनिवेशिकवाद या साम्राज्यवाद, इन दोनों के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं। और जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ कॉलोनियलिज्म के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल होता है पावरफुल कंट्री का पावरलेस कंट्री के ऊपर, या जो गुलाम कंट्री है उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, वहाँ वो डायरेक्टली जाकर लैंड को कॉलोनाइज करते हैं, लैंड को एक्वायर करते हैं, वहाँ पर रूल करते हैं और वहाँ की रेवेन्यू वो वहाँ से कलेक्ट कर कर अपने होम कंट्री में भेजते हैं। वैसा इंपीरियलिज्म के अंदर नहीं है। वहाँ इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। हो सकता है कि कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज ना करे, उसको स्लेव कंट्री ना बनाए और वहाँ से डायरेक्टली मटेरियल को या बाकी सब चीज़ें ना ले जाए या एक्सप्लॉयटेशन ना करे। लेकिन एक अनइक्वल पावर रिलेशनशिप होने के कारण वहाँ जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरे पावरलेस कंट्री पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाए कि उसके साथ किसी ट्रीटी के अंदर या किसी डील के अंदर अनइक्वल फुटिंग पर या अनइक्वल एक्सचेंज पर एग्री करे, या ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर पावरलेस कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जाए थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, बट सम हाउ सो कॉल्ड लीगल वे में। जो दूसरा मेजर डिफरेंस है कॉलोनियलिज्म में और इंपीरियलिज्म में वो ये है कि कॉलोनियलिज्म के अंदर फॉर्मल एम्पायर्स होते हैं। जैसे सपोज कि ब्रिटिश इंडिया हमारी कंट्री आती है और वो फॉर्मरली, मतलब जब तक वो शासन करती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कंसिडर किया जाता है और ये माना जाता है कि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है या उसका एक सब टेरिटरी है जहाँ पर वो रूल कर रही है। और सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर ब्रिटिश जो होते हैं वो डेलीगेशन के रूप में साइन करते हैं, या जो कोई भी ट्रीटी होती है उसमें वो एंटर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इंपीरियलिज्म है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंपीरियलिज्म के अंदर इनफॉर्मल एम्पायर्स आप बोल सकते हैं कि होता है, जहाँ पर जो पावरफुल कंट्री है या जो डोमिनेंट कंट्री है वो डायरेक्टली ट्रीटी के अंदर खुद नहीं आती है, मतलब उस कंट्री के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ही उसके साथ डील करते हैं। लेकिन उस डीलिंग को जब आप देखेंगे, उस ट्रीटी को, उस नेगोशिएशन को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि पावरलेस कंट्री के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन विदाउट एंटरिंग इनटू द ट्रीटी। अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में मिल रहा है पावरफुल कंट्री के द्वारा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बदले वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, लेट्स सपोज कि कोल माइंस के एक्सेस ले लेंगे या मिनरल्स को माइन करने के एक्सेस ले लेंगे और आपकी कंट्री में से जितना वो प्रोवाइड करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा वो आपसे ले लेंगे। लेट्स सपोज कि किसी कंट्रीज़ के अंदर ऑयल जो है वो पेट्रोलियम निकल रहा है, तो कोलोनाइजर जो है, जो डोमिनेंट कंट्री है, उस कंट्री में जाएंगे और बोलेंगे कि वी विल सेटअप ए कंपनी जहाँ पे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा होगा और उस ऑयल का सर्टेन परसेंट, लेट्स सपोज कि 40% या 50% हम रख लेंगे, बाकी जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। और उस इवन वो जो 50% पार्ट है उसमें भी वो ये डिसाइड करेंगे कि वो फंड जो है, वो इकोनॉमी जो है वो कैसे डाइवर्ट होगी, कैसे उसके लोकल गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करती है, इंटरवीन करती है। तो ये इंपीरियलिज्म का एक फॉर्म होता है। और हो सकता है कि इकोनॉमिकली या कल्चरली आपको सब्जुगेट किया जाए। तो जो इंपीरियलिज्म होता है उसमें पावरफुल कंट्री अपने कल्चर को इन्फोर्स करती है थ्रू स्कूल्स, थ्रू चर्च, थ्रू वेरियस अदर मीन्स, जहाँ पर वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है। ऑन दी अदर हैंड जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे वो जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी वो रूलिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं,
उनको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। इंपीरियलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो, लेकिन अपने पावरफुल स्ट्रक्चर के वजह से, जो बोलते हैं ना कि वो पावरफुल कंट्री कोर कंट्रीज के अंदर आते हैं, और जो पावरलेस कंट्री है वो पेरीफ्री पे या सेमी पेरीफ्री पे होता है। तो उसको अपने मशीनरी के थ्रू, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं उन पर, और फिर रूल करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रूलिंग है जो इनडायरेक्ट वे में होता है। जो व्लादिमीर लेनिन है, वो इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव समझते हैं और मानते हैं, और उनका एक फेमस कोट है, द इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म का एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर जो पावरफुल कंट्री है, उसके जो बिजनेस होल्डर कम्युनिटी है, वो दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बेचने के लिए ये कहें, या फिर रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे कंट्री को कोलोनाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, उसको उस प्रोसेस में एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए इस प्रोसेस को लेनिन ने लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बोला है, इंपीरियलिज्म को। और जो दूसरा एक मेजर डिफरेंस है जिसके थ्रू आप पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, वो ये है कि कॉलोनियलिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म का एक सब पार्ट है। इंपीरियलिज्म एक बड़ा दायरा है और कॉलोनियलिज्म उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसे आप बेटर समझ पाए होंगे कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। ऑल्दो कुछ सिमिलैरिटी है जिसके कारण हमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। आप हमें बताएंगे कि जैसा कि हमने बताया कि लेनिन का एक फेमस कोट है इंपीरियलिज्म पे, तो एक सिमिलर सा बहुत फेमस कोट है किसी ग्रेट पर्सनालिटी का, द न्यू कॉलोनियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कोट किसके द्वारा बोला गया है।